बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, बीएस मैथमेटिक्स में सब्जेक्ट लीनियर अलजेब्रा एंड इट्स एप्लीकेशन के लिए सेकेंड सेमेस्टर के लेक्चर 1, जिसमें हमारा टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैट्रिसेस। तो बेटा, आज के इस लेक्चर का मकसद क्या होगा कि वो सारी टर्म्स जो आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हें रिकॉल किया जाए, उन्हें क्लियर किया जाए, ताकि जो नेक्स्ट टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं उनमें कोई मुश्किल ना आए। तो शुरू करते हैं। मैट्रिक्स को डिफाइन करना हम क्लियर करेंगे इस पेज पे। तो जो वर्ड मैट्रिक्स है, ये सबसे पहले जेम्स सिल्वेस्टर ने इस्तेमाल किया। कहते किसे हैं मैट्रिक्स? 2-3 ऑप्शंस मैंने आपके सामने रखे हैं, किसी को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। A rectangular array of numbers enclosed by a pair of brackets, या फिर आप जो कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स enclosed by square brackets। कुछ एग्जांपल्स दी हैं। तो मैट्रिक्स में असल में क्या होता है कि नंबर्स की तरतीब लगाई जाती है रोज और कॉलम्स की शक्ल में। रोज किसे कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड रो। नंबर्स को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिखना रो कहलाता है। एंड द वर्टिकल लाइन ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड कॉलम। वर्टिकल डायरेक्शन में, जैसे ये वर्टिकल डायरेक्शन है, इस तरह से ये वर्टिकल डायरेक्शन है, तो ये कॉलम्स है, ये रोज है। ठीक हो गया? इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि मैट्रिक्स एक्चुअली नंबर्स को 2D जो है वो अरेंजमेंट में रखा हुआ होता है, ऑर्डर किए होते हैं नंबर 2D अरे में, जिसमें जो इंडिसेस हैं इनके, इसमें जो फर्स्ट वन है वो पॉइंट आउट करता है कि एलिमेंट कौन सी रो में है, और सेकंड वन के लिए पता चलता है कि वो कौन से कॉलम में है। तो ये चीज़ अभी मैं आपको नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ। तो बेटा, अब हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की डेफिनेशन मुकम्मल हो गई, तो व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स की टोटल नंबर ऑफ रोज m है और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स n है, तो बच्चों उसका ऑर्डर m/n, m क्रॉस n लिखा जाएगा। याद रहे, हमारे इस चैप्टर में, हमारे इस टॉपिक में इंग्लिश अल्फ़ाबेट m रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ रोज को, और n रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ जरा तवज्जो कीजिए, ये जो सबस्क्रिप्ट्स हैं A11, A12, A13, ये एक्चुअली एलिमेंट की पोजीशन को वाज़ेह करने के लिए जनरली लिखे हुए कुछ नंबर्स हैं। जैसे A23 बोलने से फ़ौरन माइंड में ये बात क्लियर हो जाएगी कि एलिमेंट जो है वो सेकंड रो पे है और थर्ड कॉलम पे है, इसकी पोजीशन हमें क्लियर हो जाएगी। इसी तरह अगर हम इस एलिमेंट की बात करें Aij, तो ये कोई ऐसा एलिमेंट है जो ith रो में पड़ा है और jth कॉलम में पड़ा है। और यहाँ पे ये बात क्लियर है कि i जो है ये m से छोटा है और j जो है वो n से छोटा है। ठीक है, आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना आ जाएगा कहाँ पे लिखते हैं, और ये कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं। इस क्लास में आप इसे मज़ीद डिटेल में भी चेक कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइए। मैट्रिक्स की कुछ टाइप्स की तरफ मूव करते हैं। रो मैट्रिक्स क्या होता है, इसे रो वेक्टर भी कहते हैं। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक रो हो, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। तो ज़रा गौर कीजिए, यहाँ एक एग्जांपल मैंने शो की है, तो इसमें एक्चुअली m की वैल्यू 1 फिक्स होगी। आप ये भी कह सकते हैं मैट्रिक्स हैविंग m इज इक्वल टू 1,
एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें M1 हो जाए, फिक्स हो जाए, वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। इसमें ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं, 1/1 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, इस तरह से अब कुछ हो। कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं जी? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो, सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, उसे कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर कहते हैं। और इसमें n की वैल्यू 1 फिक्स हो जाती है, क्योंकि कॉलम एक ही रहना है, रोज ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा बेटा जी स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दो बेसिक सी टाइप्स हैं मैट्रिसेस में से। आई होप आप इनसे पहले वाकिफ़ हैं, थोड़ा सा मैं इनके बारे में बोलता चलूँ। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें m और n बराबर हो, और m और n के बराबर होने का मतलब क्या है, अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने आपको बताया कि m क्या होता है, m किसे रिप्रेजेंट करता है, टोटल नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है। तो अ मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एंड अ मैट्रिक्स नॉट हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक हो गया, ये दोनों बातें समझ में आ गई। इसके बाद बेटा जी रियल मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज रियल नंबर्स हो, जिसकी तमाम एंट्रीज रियल नंबर्स हो, रियल मैट्रिक्स कहलाता है। और एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज या कोई एक एलिमेंट भी जिसमें कॉम्प्लेक्स एलिमेंट आ जाए, तमाम एंट्रीज रियल ना हो, कोई एक या सब अगर कॉम्प्लेक्स आ जाए, आयोटा की इन्वॉल्वमेंट आपको इसमें नज़र आ जाए, तो वो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहलाता है। एक और ज़रूरी बात बेटा जी कि आपको मैट्रिक्स को उसकी एब्रीविएटेड फॉर्म में भी लिखना आना चाहिए, अलामती शक्ल में लिखना आना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म में लिखना आना चाहिए, क्योंकि ये वाली जो फॉर्म है बहुत जगह ले रही है, बहुत टाइम ले रही है। अब ये इसके बराबर कैसे, ये देखिए यहाँ एक एलिमेंट था AIJ, तो जनरली ये वो एलिमेंट है जो तमाम को रिप्रेजेंट कर सकता है, तमाम की नुमाइंदगी कर सकता है, AIJ। यहाँ पे I का ताल्लुक M के साथ है और J का ताल्लुक N के साथ है। इनका मैं थोड़ा सा फ़र्क आपको बताता चलूँ, M और I में क्या फ़र्क है। देखिए बेटा M की वैल्यू 3 होने का मतलब है कि मैट्रिक्स की टोटल नंबर ऑफ रोज 3 है, जबकि I की वैल्यू 2 होने का मतलब या 3 होने का मतलब कुछ ऐसा होगा कि एलिमेंट कौन सी रो में है। जैसे अगर I की वैल्यू 2 है तो इट मीन्स रो नंबर 2 इज़ अंडर डिस्कशन, हम सेकेंड रो पे बात कर रहे होंगे फिर। तो यहाँ पे इसीलिए शॉर्ट फॉर्म में ये बताया कि I को वैल्यू जो है वो 1 से लेके M तक मिल सकती है, मिलेगी, और J की वैल्यू 1 से लेके N तक मिलेगी। ठीक है, ये पेज क्लियर हुआ, तो हम आगे मूव करते हैं। और नेक्स्ट पेज पे बहुत ज़रूरी कुछ बातें आपके साथ करना होंगी, बहुत तवज्जो के साथ आपको ये चीज़ें सीखना होंगी, क्योंकि यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स की कुछ टाइप्स मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जिनका इस्तेमाल हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में होगा। सो आपको ये ज़रूर क्लियर होनी चाहिए। उन टाइप्स से भी पहले मैं आपको दो टर्म्स की पहचान करवाना चाहता हूँ कि मेन डायगोनल क्या होता है और सेकेंडरी डायगोनल क्या होता है। तो बेटा ये एक मैट्रिक्स मैंने 4x4 ऑर्डर का बनाया है ताकि आसानी से आपको समझ आ सके। तो इसमें ज़रा गौर कीजिए, रेड कलर के साथ जो पट्टी, जो हाईलाइटेड एरिया है एलिमेंट्स के साथ, ये मैं आपको बता देता हूँ कौन सी जगह की मैं बात कर रहा हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक, इसमें एलिमेंट्स कौन कौन है, A11, A22, A33, A44। ज़रा गौर कीजिए, इसमें एक ख़ास बात क्या है कि यहाँ I और J बराबर है, जौन सी रो है वही कॉलम है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम। सो ये वो पोजीशन है एलिमेंट्स की वेयर I इज इक्वल टू J। स्टेटमेंट में अगर हम अल्फाज के साथ अगर हम इसे बताना चाहें तो हम ये कहेंगे पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम अपर लेफ्ट कॉर्नर, ये देखिए अपर लेफ्ट कॉर्नर टू लोअर राइट कॉर्नर इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, मेन डायगोनल और प्राइमरी डायगोनल। इनमें से कोई भी टर्म आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक ये जगह है, ये जो ब्लैक पेंसिल के साथ हाईलाइटेड है, इसे सेकेंडरी डायगोनल कहते हैं। ये एलिमेंट की पोजीशन, इसको अगर अल्फाज में इस्तेमाल करना हो तो हमें क्या करना होगा, हम कहेंगे द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम द अपर
राइट, अपर राइट कॉर्नर टू द लोअर लेफ्ट कॉर्नर। यहाँ पे मैट्रिक्स के ऑर्डर के साथ ये टर्म वेरी करती है। कभी कभार जैसे अगर ऑर्डर हमारा 3 by 3 वाला हो तो कोई एलिमेंट ऐसा भी आ सकता है जिसमें आई और जे बराबर हो, जबकि कहीं पे बराबर नहीं भी होते, बल्कि अक्सर बराबर आई और जे नहीं होते। इसीलिए मैंने इसे इस तरह से आई और जे के साथ बोलने की बजाय अल्फाज में क्लियर किया है कि अपर राइट कॉर्नर टू लोअर लेफ्ट कॉर्नर की जो पोजीशन है दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी डायगोनल। तो बेटा अब अगली बात कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या चीज़ है, ये गौर से समझने वाली बात है। एक ऐसा मैट्रिक्स, मैं पहले आपको उर्दू में बता दूं, जिसमें मेन डायगोनल के कम से कम एक एलिमेंट के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हो। मेन डायगोनल पे मौजूद, देखिए जब आई जे के बराबर नहीं है तो हम कहाँ पे हैं, हम मेन डायगोनल पे नहीं है। आई का जे के बराबर ना रहना श्योरिटी है कि हम मेन डायगोनल से हट के हैं, किसी और जगह पे हैं। तो जब हम किसी और जगह पे हैं तो हमारे तमाम एलिमेंट ज़ीरो होने चाहिए। और अगर हम मेन डायगोनल पे हैं, मीन आई इज इक्वल टू जे की पोजीशन पे, तो यहाँ कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो ज़ीरो ना हो, बाकी यहाँ पे भी ज़ीरो हो सकते हैं। यानी कि मेन डायगोनल का वजूद नज़र आता रहे, उसके लिए कम से कम एक एलिमेंट जो है वो नॉन ज़ीरो हो। तो इसकी एग्जांपल्स बेटा जी आपने बना के देनी है मुझे। आगे चलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल से हटने पे तमाम एलिमेंट ज़ीरो रहें, ये बात कॉमन है। लेकिन जब आप मेन डायगोनल पे हो तो आपका एलिमेंट फिक्स हो जाए, स्केलर आ जाए, कांस्टेंट बन जाए, चेंज नहीं हो, सेम नंबर रहे। और इस सेम नंबर के लिए ज़रूरी शर्त क्या है कि ये नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए, नॉन ज़ीरो स्केलर होना चाहिए। मेन डायगोनल पे एक जैसा नंबर रहे और मेन डायगोनल से हटने पे तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो रहे, ऐसा मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। याद रखिए, हर स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है, लेकिन हर डायगोनल मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी नहीं कि वो स्केलर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसे यूनिटरी मैट्रिक्स भी कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें मेन डायगोनल पे मौजूद तमाम एलिमेंट्स वन होते हैं, यूनिट होते हैं, और उसके अलावा बाकी सारे ज़ीरो। यहाँ पे था सिर्फ कोई स्केलर आना, अब एग्जैक्टली वन का आ जाना। जब मेन डायगोनल पे तमाम एलिमेंट्स वन होंगे और नॉन डायगोनल सारे क्या होंगे, ज़ीरो होंगे, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा, इसे आई से जाहिर करते हैं। ठीक है, इन तीनों की आपने एग्जांपल्स बना के देनी है मुझे, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिटरी मैट्रिक्स। आपको इन्हें स्टेटमेंट्स के साथ भी डिफाइन करना आना चाहिए और इस तरह से ये शॉर्ट फॉर्म वाली नोटेशंस के साथ भी। नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स, जैसे कि इसके नाम से वाज़ेह है कि ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे, इसे नल मैट्रिक्स कहते हैं और ओ से जाहिर करते हैं। इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी बेटा मैंने इस पर थोड़ा काम करने के लिए आप लोगों के लिए छोड़ा है, थोड़ा सा बोल देता हूँ इसके बारे में। टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ़ दे हैव सेम ऑर्डर एंड सेम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होने के साथ साथ उनके एलिमेंट्स भी सेम हो, सेम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मैंने टर्म यूज़ की, मतलब सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स सेम वैल्यूज रखते हैं। तो ये भी जो नेक्स्ट आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी उसमें मैं ये टर्म्स आप लोगों से चाहूँगा कि आप इन्हें डिफाइन करके दें। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस के हवाले से आपको पहले ये पता होना चाहिए कि दो मैट्रिक्स एडिशन के लिए कंफर्म कब होते हैं। देखिए, ऐड करना और बात है और एडिशन चेक करना कि पॉसिबल है कि नहीं, ये और बात है। अक्सर बच्चों को जब ये कहा जाए कि व्हाट इज़ एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, तो वो ये लिखना शुरू कर देते हैं कि जी यूँ ऐड किया जाता है। नहीं, ये बात की बात है। पहले ये बताइए कि वो एडिशन के काबिल कब होंगे। तो इसके लिए ज़रूरी चीज़ क्या है, दे हैव सेम ऑर्डर। बेटा याद रखिए, हर दो मैट्रिक्स ऐड नहीं हो जाते, वही मैट्रिक्सेस ऐड होंगे जिनका ऑर्डर सेम होगा। इसलिए मैंने आपको ऑर्डर की टर्म समझा दी है।
अगर दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है तो आप उन्हें ज़रूर ऐड कर सकते हैं। और ऐड कैसे करते हैं? करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को आपस में हल किया जाता है, और ये काम भी आप कर सकते हैं, या हम अपने लाइव सेशन में इस पर मज़ीद बात कर लेंगे। इसके बाद अहम डेफिनेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्म कब होते हैं? यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसे डिफ़ाइन किया है कि ये ओवरऑल जो हमारी टर्म है, ब्रॉडर जो है वो इसका मीनिंग लिया है। टू मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। देखिए, अगर दो मैट्रिक्स आपके पास ए और बी हैं तो उनको मल्टीप्लाई करने से ए बी या बी ए दोनों ऑप्शन जहन में आते हैं। मैंने अभी क्या कहा? मैंने ये कहा जिसे आप पहले नंबर पे रख लें, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद बराबर होनी चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। दूसरे मैट्रिक्स भी जो आगे पड़ा हुआ है उसकी रोज़ की तादाद के बराबर होनी चाहिए। ये ज़रूरी बात है। देखिए, यहाँ पे मैंने इसे जनरली थोड़ा सा वजाहत करने की कोशिश की है। फ़र्ज़ कीजिए एक मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है P बाई Q, मीन इसके नंबर ऑफ़ रोज़ P है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स Q है। एक दूसरा मैट्रिक्स B, इसका ऑर्डर Q बाई R लिखा हुआ है, मीन इसके नंबर ऑफ़ रोज़ Q है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स R है। तो अगर आप A को B से मल्टीप्लाई करना चाहो तो आपने क्या चीज़ देखनी है? ये पहले के कॉलम्स और दूसरे की रोज़ ये सेम होनी चाहिए। अगर ये सेम है तो आप इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हो। और मज़े की बात, मल्टीप्लाई करने से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो उसके लिए बेटा पहले वाले मैट्रिक्स की रोज़ बचेंगी और दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम्स तादाद में बाकी बचेंगे। तो जवाब का ऑर्डर P बाई R होगा। ठीक है जी, ये बातें आपको समझ में आ गई हैं। तो जैसा कि बेटा चंद बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने इस लेक्चर में शामिल किए हैं, बाकी जो है वो आपके जो लाइव सेशन है उसमें इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को गौर से सुनिए, किसी बात की समझ नहीं आए तो ज़रूर पूछिए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।